जुलाई 2026 दुनिया का सबसे बड़ा 582 टन का सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट तैयार हो चुका है। यानी कि प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल सन ने एक और कदम बढ़ाया। यह एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग है क्योंकि इसी मशीन के अंदर का प्लाज्मा सूरज के कोर से भी 10 गुना अधिक गर्म रहता है, जबकि इसी मशीन के बाहर लगे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको हीलियम के द्वारा -269 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखना पड़ता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी कम। और यही फ्यूजन इंजीनियरिंग को चाइना ने सरपास किया है। काफी मदद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से भी मिली, खासकर ITER से, जहां पर खुद 35 कंट्रीज भारत समेत न्यूक्लियर फ्यूजन को रियलिटी बनाने में जुड़े हुए हैं। समझने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यह एक आर्टिफिशियल सन है जो कि हमारे अर्थ पर है, लेकिन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल, कोयला या फिर गैस नहीं यूज़ होता है, या फिर कोई भी फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे यूज़ होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब इन्हें फ्यूज़ करना हमारा मेन मकसद है, राइट। और फ्यूज़ करने के लिए टेम्परेचर चाहिए लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि सन के कोर का 10 गुना है, सन के कोर का। अब इस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूट्रल बीम इंजेक्शन या फिर गायरोट्रॉन्स या फिर यह प्लाज्मा करंट, जो कि यूज़ किया गया है चाइना का जो न्यूएस्ट प्रोजेक्ट है अभी, जो कि आर्टिफिशियल सन के नाम से जाना जा रहा है, उसमें भी। तो उसके बाद फिर यह हमारा आता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि प्लाज्मा है। अब इस प्लाज्मा के अंदर ही आखिरकार जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यह आखिरकार फ्यूज़ हो जाता है एक दूसरे में। उसके बाद प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिलता है? एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द हीट, बहुत ज़्यादा हीट मिलता है। उसका क्वांटिटी मैं नहीं बता सकता, हीट बहुत ज़्यादा मिलता है। और साथ में हीलियम मिलता है। हीलियम का क्या काम है और ये कैसे यूज़ होगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस इनॉर्मस हीट जो मिला है प्रोडक्ट साइड में हमें, इसी इनॉर्मस हीट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसको यूज़ करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी। इस हीट को डायरेक्टली भी कई इंडस्ट्रीज यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्बिंग इंडस्ट्रीज है, राइट। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर पावर प्लांट्स में, और इस हीट को अब हम यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। स्टीम से फिर टरबाइन चलेगा, टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और हर जगह कॉमर्शियलाइज होगी हमारे इस सिनेरियो में, राइट। तो ये जो हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके फिर टरबाइन को चलाना, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये तो कॉमन प्रोसेस है, राइट। वी ऑल नो इन एवरी पावर प्लांट्स वी ऑल नो दिस इज द कॉमन प्रोसेस। तो ये था हमारा नॉर्मल चीज़, कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्ट करते हैं। अब आते हैं हमारे इस सिनेरियो के टेक्निकल लेयर पे, मतलब क्या क्या चेंजेस आएंगे, राइट। सबसे पहले तो इस समय रिसर्च हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन में कि जो प्लाज्मा है इसको कब तक सस्टेन किया जा सकता है, राइट। अभी कुछ न्यूज़ आ रहा था लगभग 1066 सेकंड, यानी कि 1066 सेकंड तक सिर्फ सस्टेन करा पाया गया है। किसके द्वारा? सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के द्वारा, बाई चाइना, राइट। उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है। लेकिन क्या यह काफ़ी होगा? हमने सपना देखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसको एज ए बेस पावर लोड सोर्स ऐसे ही देखना, राइट। इसके लिए तो इतना सेकंड काफ़ी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो अब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा हमारे इस सिनेरियो में, यह जो रिसर्च शिफ्ट होने लगेगा ऑप्टिमाइजेशन की ओर, यानी कि अब इसे कैसे चीप बनाया जाए, कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए, कैसे स्मॉल बनाया जाए, राइट, कैसे एफिशिएंट बनाया जाए। तो अगर हम चीपनेस की बात करें, इस समय जो भी लार्ज टोकामोक है, जैसे कि ITER हो गया, EAST हो गया, BEST हो गया, बेस्ट तो आने वाला है 2027 में, अभी तक आया नहीं है। बेस्ट का फुल फॉर्म होता है लगभग, यानी कि बर्निंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल सुपर कंडक्टिंग टोकामोक, राइट। तो जो भी ये लार्ज टोकामोक्स हैं ये यूज़ करते हैं नियोबियम टिन आज के समय में एज ए सेमी कंडक्टर मटेरियल, राइट। लेकिन फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हो, जैसे कि रेपको हो गया, रेयर अर्थ बेरियम कॉपर ऑक्साइड। तो अगर यह होता है तो इससे हम ईजिली मेंटेन भी कर सकेंगे, थोड़ा ये चीप भी होता है और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो पाएंगी। मे बी, आई डोंट नो व्हाट इट एग्जैक्टली विल बी, बट जो भी बेस्ट आने वाला है चाइना का, मे बी वो यही यूज़ करे। टेक्निकल लेयर में ही दूसरा आता है प्लाज्मा फेसिंग वॉल। इसमें अभी हम यूज़ करते हैं टंगस्टन, जहाँ भी एक्सट्रीम हीट को विथस्टैंड करना रहता है, राइट। जो भी हमारा ये जो रिएक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? हीट ही तो है, जिसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ अभी हम यूज़ करते हैं टंगस्टन, लेकिन फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं क्या? टंगस्टन एक्चुअली वही रहता है जो हमारे बल्ब में लगता है, राइट। बल्ब में लगता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बचपन में हमने पढ़ा था, राइट। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के तौर पर अगर हम देखें, ऑप्टिमाइजेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ हम ऐसे अलॉयज़ या फिर कंपोजिट को डेवलप कर सकते हैं जो कि न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट को और ज़्यादा सह सके और जो रिप्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी है उसको और कम कर सके। अब आते हैं हमारे दूसरे लेयर पर, टेक्निकल लेयर के बाद, जो कि है एनर्जी लेयर, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत एबंडेंस होने वाली है और क्लीनर भी होने वाली है, राइट। हमारे सिनेरियो में तो हो ही चुकी है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल, कोई फॉसिल फ्यूल नहीं यूज़ हो रहा है। और सब पावर प्लांट्स में फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, गैस हो गया, और जिससे एमिट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है और सब चीज़ होता है। लेकिन इस सिनेरियो, हमारे इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में हम क्या ही यूज़ कर रहे हैं फ्यूल के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, राइट। ड्यूटेरियम कैसे एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है? पानी से मिल जाएगा, जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है। और ट्राइटियम कैसे मिल सकता है? विच कैन बी ब्रेड फ्रॉम लिथियम, राइट। सो इट इज़ अबंडेंट, वी कैन से।
और रिलायबल कैसे है, एज वी ऑल्सो डिस्कस्ड। और जो बिग पावर्स है, जैसे कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो डेटा सेंटर्स हैं, जो डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स हैं, जो हाइड्रोजन प्लांट्स हैं, इन लोगों को बिजली सस्ते में मिल सकती है, राइट। जो भी स्टील पावर प्लांट्स हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज़ को बिजली सस्ते में मिलने लगेगी। अगर कहीं एक जगह बिजली सस्ती हो रही है तो इसका असर सारी चेन पे पड़ेगा तो है ही, ये जाहिर सी बात है। यानी कि यह जो फ्यूज़न है, इसने पावर को कैसे प्राइस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, सब चीज़ चेंज करके रख दिया है, राइट। कैसा लगेगा। तीसरा लेयर इंडस्ट्री लेयर, यहाँ पर एकदम उथल पुथल हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव सेंस में हम कर रहे हैं। यह एक इंडस्ट्री सबसे पहले बनने लगेगी जो कि फ्यूज़न इंडस्ट्री रहेगी। और जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जा रहा है और बहुत फेमस भी आजकल, इसके मेंटेनेंस के लिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एकदम हल्ला मचने लगेगा। यानी कि वैकेंसी प्रोड्यूस होंगी और जो हाई स्किल्ड लेबर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगेगा। चाइना में कम से कम शुरुआत में, राइट, क्योंकि चाइना में ये सब शुरुआत हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन होगा। जी हाँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एडवांस्ड मटेरियल इंडस्ट्री का ग्रोथ होने लगेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, यानी कि इसके अंदर रेडिएशन तो होगा, तो रेडिएशन रेजिस्टेंट कंपोनेंट बनाने के ऊपर जोर दिया जाएगा, नहीं तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं टंगस्टन, लेकिन एज ए ऑप्शन या फिर अल्टरनेटिव हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड कंपोजिट, या फिर और कोई नए डेवलप कर सकते हैं एलॉय, जो कि एज एन ऑप्शन तो रहे कम से कम। हाई टेक इंजीनियरिंग की ज़रूरत होगी ही, क्योंकि एक्सट्रीमली प्रिसाइज इंजीनियरिंग चाहिए, किसके लिए? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। एज वी ऑल नो, लाइक, क्योंकि फिजन रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर तो हो ही रहे हैं ना। हमारे भारत के पास भी शायद लगभग 26 के आसपास हैं ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि फिजन रिएक्शन करते हैं। अब आते हैं हम चौथे लेयर पर, इकोनॉमिक लेयर पर। क्या यह प्रॉफिटेबल होगा? हाँ, यह जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अधिक लगने वाला है, चाहे वो फिजन पावर प्लांट हो या फिर फ्यूज़न पावर प्लांट हो, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अधिक लगने वाला है। फ्यूज़न रिएक्टर्स के केस में क्रायोजेनिक सिस्टम्स हो गए, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हो गए, और यह हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंट कंपोनेंट्स हो गए। इन सब और भी सही कई कंपोनेंट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है शुरुआती दौर पे, लेकिन फिर फ्यूल कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है और रनिंग कॉस्ट भी उतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। धीरे धीरे सालों 10 साल, डिकेड्स में यह रिकवर हो सकता है। जो कि अगर यह हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया, फ्यूज़न रिएक्टर्स आ गया, तो यह बिजनेसेस को अट्रैक्ट करेगा जो कि रिलेटेड है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, राइट। तो सबसे पहले सब कोई चाहेगा कि मेरा सबसे पहला कॉल रहे, जिसकी वजह से एडवांटेज सबसे ऊपर मिले, राइट। तो अट्रैक्शन ऑफ द बिजनेसेस, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। न्यू इंडस्ट्री और जॉब्स भी इवॉल्व होने लगेगी और वैकेंसीज फुलफिल करने के लिए लोग तो हैं ही, चाहे वो चाइना हो या फिर कोई भी दूसरा देश हो। एनर्जी इंपोर्ट में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को ज़रूर मिलेगा, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स है जो हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे हम ही नहीं हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, कोयला हो, गैस हो, पेट्रोल्स हो, क्रूड ऑयल्स हो, जो भी हो, उसमें डिक्रीज़ ज़रूर होगा, क्योंकि अब आ चुका है फ्यूज़न रिएक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की प्राइस कॉस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगी, राइट, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे इस पर भरोसा बढ़ने लगेगा। और जो कंट्रीज़ हैं जो इससे कैप्चर किए हुए हैं, जिसके पास फ्यूज़न टेक्नोलॉजीज़ है, वह अर्न करेंगे बिलियंस में, राइट, क्योंकि वह एक्सपोर्ट करेंगे। और देशों को क्या एक्सपोर्ट करेंगे? जो भी सब्सटेंस है, डिवाइसेस के पार्ट्स है, जैसे कि रिएक्टर के पार्ट हो गया, मैग्नेट हो गया, कन्फाइनमेंट्स हो गया, जो भी है, रिएक्टर्स, कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जितने भी कुछ हैं। फिफ्थ लेयर जियोपॉलिटिकल लेयर, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इस समय लोगों का प्रायोरिटी क्या था? प्रायोरिटी था लगभग टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जितनी ज़मीनें हैं उसको अधिक करना, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है सबको कैप्चर करना, राइट, जैसे कि फूड हो गया, कोयला हो गया, जो भी चीज़ें हैं, वुड हो गया। और क्या था? इनका था कि मिलिट्री को एक्सपेंड करना, जितनी मिलिट्री है, जितना ज़्यादा जिसकी मिलिट्री बड़ी है वो ज़्यादा खौफ बना पाएगा लोगों के ऊपर। यही सब था कुछ प्रेफरेंसेस उस समय के लोगों का। फिर आया लेट 20th सेंचुरी, इस समय था लोगों का प्रेफरेंस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यही बन गया था स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी लोगों की उस समय, कि जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी अधिक है वही सुपीरियर है भाई, जिसके पास कम है वो नहीं है। फिर आया धीरे धीरे, अब हम फ्यूचर हमारे सिनेरियो में देख रहे हैं कि अब क्या होगा, फ्यूज़न टेक्नोलॉजी शायद अपना रूप दिखा सकता है। जिसके पास सही से गुड फ्यूज़न टेक्नोलॉजी है, यानी कि वो बहुत अमीर है और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी लोगों की बन सकती है मे बी फ्यूचर में, राइट। क्योंकि फ्यूज़न टेक्नोलॉजी यह कुछ छोटा मोटा इनोवेशन नहीं रहेगा, यह जब होगा तो पूरा उथल पुथल कर सकता है। फिफ्थ लेयर पॉलिसी लेयर, सेफ्टी रेगुलेशंस एंड लाइसेंसिंग। जो भी रिएक्टर्स है, जो भी फ्यूज़न रिएक्टर्स हैं, उनके लिए करना तो ज़रूरी है ही। स्टैंडर्ड फिट करना जितने भी डिवाइसेस है रिएक्टर फ्यूज़न के अंदर, राइट, क्योंकि इसमें से रेडिएशंस निकलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, राइट। और क्या क्या हो सकता है?
टैक्स इंसेंटिव्स या सब्सिडीज़ दिया जा सकता है सरकार के द्वारा किनको, जो कि अर्ली फेज़ फ्यूज़न रिएक्टर्स है, यानी कि जो छोटे फ्यूज़न रिएक्टर्स अभी शुरू हो रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, राइट। और क्या हो सकता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट। इंडिया में उतना नहीं है, आई नो, जो कि बहुत सैड है, लेकिन चाइना में पहले ऑलरेडी है वैसे, लेकिन R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, लोगों को ट्रेन करने के ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। तो यही कुछ लेयर्स हमने पढ़ा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, राइट, हमारे काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस में, हमारे सिनेरियो में। तो ये सब कुछ चेंजेस, ये सब कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, और ट्रेड ऑफ भी कई होंगे, चैलेंजेस भी कई होंगे, एज वी ऑल नो, लाइक ऑल जगह, हर जगह न्यूज़ पे तो आ ही रहा है क्या क्या चैलेंजेस हैं इस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर्स के लिए, राइट। बट ये एक बिगेस्ट इनोवेशन से कम नहीं है। अगर यह हो जाता है चाइना में, फिर वह कॉमर्शियलाइज़ करता है पार्ट्स सारे देश को, जिसमें से इंडिया भी है। वैसे इंडिया भी पहले से काम कर रहा है इसके ऊपर, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के ऊपर। इंडिया को भी एक काम सौंपा गया है, किसके अंडर में, एक ITER है यूरोप में, उसमें इंडिया का योगदान चल रहा है आर्टिफिशियल सन के ऊपर ही। लेकिन चाइना ने इसे पहले कर लिया। ITER में लगभग 35 मेंबर है, चल रहा है काम।